गुड मॉर्निंग स्टुडंट. कशा आहात तुम्ही? आज आपण स्टार्ट करणार आहोत एक गोष्टी म्हणजे स्टोरी सगळ्यांना आवडतात ना स्टुडंट. गोष्टींनी आपल्याला शिक्षण मिळतात. आज आपण मोठ्या आणि लहान भाऊमध्ये कशा प्रेम असतो ते बघणार आहोत या स्टोरीद्वारे. स्टुडंट, ओपन युअर लेसन नंबर 2, श्यामाचा बंधू प्रेम. सो स्टूडेंट, और लेसन इज़ श्यामाचा बंधु प्रेम. ये एक स्टोरी है. आप हमारा मदर टंग हिंदी है. अगर मैं पूरा मराठी में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी तो शायद लेसन अच्छे से ना समझ में आए, इसलिए मैं मराठी और हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आप लोगों को समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को वर्ड्स प्रॉब्लम भी ना हो और आप लोग को ये स्टोरी अच्छे से एंजॉयमेंट के साथ पढ़े. बच्चों, हम सभी को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है. तो आज ये एक बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जो प्रेम संबंध होता है, जो प्यार होता है, वो इन राइटर के द्वारा समझाया गया है, हमें बताया गया है. उसके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है. साने गुरुजी पांडुरंग सदाशिव साने, ये राइटर का नाम है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, श्यामाचे बंधु प्रेम. सब लोग टेक्स्ट बुक पर ध्यान देंगे और सेंटेंस में जो पढ़ रही हूँ उस पर ध्यान देंगे. जो शब्द की मीनिंग बता रही हूँ, अगर आपको लिखना है तो पेंसिल से आप लोग लिख सकते हैं. साने गुरुजी पांडुरंग सदाशिव साने यांचा जन्म झाला होता 1899मध्ये आणि यांची मृत्यू झाली 1950मध्ये. ओके स्टुडंट. साने गुरुजींची कथा, कविता, कादंबरी म्हणजे नॉवल, उपन्यास, असे विपुल ललित लेखन, तसेच ऐसे बहुत सारी कविताएं उन्होंने, कविता, कथा यानी कहानी, उपन्यास, ये सब इन्होंने लिखी है. तसेच वैचारिक लेखन केले आहे. श्यामाची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादि त्यांची पुस्तकें प्रसिद्ध आहे. ये जो पुस्तकें हैं उनकी इतने नाम वाली, ये एकदम प्रसिद्ध यानी फेमस पुस्तकें हैं बच्चों. श्यामाची आई या पुस्तकातून या पाठ घेतलेला आहे. श्यामाची आई, ये जो पुस्तक, इसके अंदर उनकी बहुत सारी स्टोरी होगी, जिसमें से एक स्टोरी है श्यामाचा बंधु प्रेम. ये लिया गया है. श्यामाचा मनात आपल्या लहान भावंडीविषयी असलेल्या जिव्हाळा. भावंडी मतलब बच्चों कि श्याम के मन में अपने लहान छोटे भाई के, भावंडी यानी भाई के, छोटे भाई के प्रति अपने मन में जिव्हाळा व प्रेम, उसका दिल में जो अपने छोटे भाई के लिए जो प्रेम था, तसेच आईने मुलांना दिलेले शिकवण याचा हृदयस्पर्श वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे. इस स्टोरी में राइटर ने हमें ये बताया है कि एक बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति दिल से किया हुआ प्रेम और एक माँ ने दी हुई शिक्षा, संस्कार, उसका हृदय स्पर्श यानी दिल से स्पर्श की हुई स्टोरी है ये. स्टार्ट स्टोरी स्टूडेंट्स. मे महिन्याचे सुट्टी संपून मी परत दापोलीत शिकवायच गेलो. क्या हो गया? मई मतलब मई मंथ जो होता है ना अपना, बच्चों हमारी अप्रैल मई में ही छुट्टी लगती है ना, समर वेकेशंस होते हैं. तो ये जो श्याम था बड़ा भाई, वो दापोली में स्टडी करता था और वेकेशंस में अपने घर आता था. तो मई महीने की छुट्टी उसकी ख़त्म हो चुकी थी और वो फिर से शिक्षण लेने के लिए अब दापोली जा रहा था. शाळा सुरू झाली, उनकी स्कूल शुरू हो गया था उसका. पावसाळा ही शुरू झाला. स्कूल स्टार्ट होता है बच्चों जून में अपना, तो क्या होता है, स्कूल स्टार्ट होने के साथ साथ पावसाळा यानी रेन सीजन भी स्टार्ट होता है ना, वर्षा भी स्टार्ट होती है. पावसाळा ही शुरू झाला. तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले. तप्त ज़मीन यानी जो गर्म ज़मीन होता है, मई अप्रैल मार्च की जो गर्मी होती है ज़मीन की, तप्त एकदम, वो बारिश के पहली बारिश जब होती है उससे वो गर्मी बाहर निकलती है. तप्त जमीला मेघ शांत होऊ लागले. मेघ यानी आकाश, जो बादल है उसने तप्त ज़मीनी को वर्षा करके शांत किया. तपलेल्या ज़मिनीवर पाणी पड़े व कसा सुंदर वास सुटते. वास मतलब बच्चों स्मेल. क्या हुआ, जैसे ही वो ज़मीन पर पड़ा पानी की बूंदे, तो एक अजीब सी खुशबू आती ना जब फर्स्ट बारिश होती है बच्चों, तो मिट्टी की एक खुशबू, वो एकदम से मस्त खुशबू आई.
नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। कहा ना मैंने, रम्य सुंदर यानी एकदम खूबसूरत सा वास। जो फर्स्ट बारिश होती है तो मिट्टी की हमें आती है। गंधवती पृथ्वी या वाची त्या वेळेच आठवण येते। ये जो सुंदर गंध वाली जो मिट्टी है इसका हमें आठवण याद आती है। फुला फळांचा जो रस, जो गंध याने वास असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीचाच पोटातला। जो फूलों का एक रस होता है, फूलों का रस, जो गंध, जो खुशबू, फूलों का रस, फूलों का गंध, खुशबू जो होती है, जो स्वाद होता है, वो हमें एक तरह से पृथ्वी के पेट से, पोटात यानी पेट से, पृथ्वी के पेट यानी कि ज़मीन जो है अंदर की जो जड़ें, ज़मीन के वजह से ही तो फूल फल उग रहे हैं ना, अनाज उग रहा है। तो वो जो असली जो मज़ा है, जो खुशबू है, जो वो पृथ्वी के अंदर से ही हमें मिलती है। घरून पोलीस येतात या वेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। शाम घर से आते समय क्या किया था उसने, एक निश्चय यानी एक बोलते हैं ना, हम ठान लेते हम ऐसा करेंगे जाने के बाद। तो उसने क्या निश्चय किया था बच्चों, अभी हम ये जानेंगे। सुट्टीत घरीत असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सध्यासाठी हट धरून बसला होतो। छुट्टी का दिन था, तब उसका छोटा भाई एक नवीन सद्या मतलब बच्चों एक कोट टाइप रहता है, उसके लिए उसके छोटे भाई ने जिद किया था। त्यावेळी त्याची समजून घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगार होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील। तो उसकी मम्मी ने उसे समझाया, बेटा जब तुम्हारा भाई अन्ना दादा यानी बड़ा भाई यही श्याम जो था, ये जब बड़ा होगा, कमाने लगेगा बच्चा, तो ये तुमको 6 महीने के अंदर नया सदरा मतलब नया कोट ला करके देगा। आता नको हट धरू। अभी बच्चे जिद मत करो, क्योंकि पैसे नहीं है घर में, उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। मित्रांनो, माझा लहानपणीत कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते। तो श्याम हमें कह रहा है कि दोस्तों, जब वो छोटा था तब कपड्यांचा बंड फार माजले नव्हते। मतलब कपड़ों का जो गुच्छा होता है ना, एक के ऊपर ऐसे बहुत सारे कपड़े हम अपने कबर्ड में आज हमें अपने मम्मी डैडी दिलाते हैं। तो जब वो छोटा था तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी उन लोगों की, क्योंकि उन लोग गरीब थे, उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसके पास ऐसे बहुत सारे कपड़े नहीं थे। आम्हाला कोट माहितीच नव्हता। कोट क्या होता है उस समय तो उसे पता ही नहीं था, जिस चीज़ की जिद उसका भाई कर रहा था। क्योंकि बच्चों देखो, धीरे धीरे ज़माना बदलता है तो चीज़ें भी तो बदलती है ना। तो अभी उसके भाई के टाइम पे कोट वगैरह लोग पहनते, तो उसे भी वो चाहिए कि एकदा सदरा ही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळवायचा। थंडीचा दिवसात धोतर चोघुळी करून गड्याशी बांधून शाळेत जावायचे। ठंडी लगती है तो बच्चे जो कोट लेते हैं ना, उसका जिद वो कर रहा था ना उसका भाई। तो वो कह रहा है हमारे टाइम में तो ये कोट वीट कुछ भी नहीं था, हम लोग तो धोती जो होता था उसी को लपेट लेते थे मुंह पर और स्कूल चले जाते थे। पर अभी उसका भाई तो ज़माना बदल गया है, तो अभी उसके भाई को वो चाहिए। मफलर नव्हते, जॅकेट नव्हती, गरम कोट नव्हते। उसके टाइम पे तो उसके भाई के टाइम पे ना मफलर था, ना जैकेट थे, ना गरम कोट था। माझा धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता। धाकटा यानी उसके छोटे भाई जो था, उसका जो वही सदरा था वो फट चुका था। आईनी त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होता। गाबड्या यानी बच्चों जब फट जाता है तो मम्मी है ना वहाँ कपड़े जॉइंट करके सिल देती है। तो ऐसे उसका कोट फट चुका था 2-3 जगह, और मम्मी ने कपड़े जोड़ जोड़ करके उसे चला रही थी फुसला फुसला के। पर बच्चों को भी तो आजकल समझ में आता है ना कि नया क्या होता है, तो वो मांग रहा था। मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कोठून आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यायचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कोठून आणायचे। जब उसने अपने भाई को इतना जिद करते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसे इतना फटा हुआ पहनना, मतलब अपने छोटे भाई जो बहन भाई होते हैं, जब बड़े हम होते हैं तो बच्चों हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, हमें हर चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो बड़े होते हैं घर में, तो भले उसे नहीं मिला पर उसके भाई को वो चाहता है कि दूँ। इतना फटा हुआ वो पहन रहा है, उसे भी नहीं अच्छा लगा, ऊपर से उसका छोटा भाई जिद भी कर रहा था। तो बच्चों, श्याम क्या निश्चय करके आया था इस बार कि मैं अपने भाई के लिए वो कोट लेकर के
ज़रूर जाऊंगा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अब ये प्रश्न भी तो उसके सामने आ गया ना। तो देखो उसने कैसे इंतज़ाम किया, ये देखेंगे हम। माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामात दापोलीस येते. वडील दापोलीस आले म्हणजे अण्णा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे. उनके पापा जो थे वो कोर्ट कचेरी के काम से दापोली आते थे हमेशा, और जब भी आते थे आने 2 आने उसको देकर जाते थे खाने के लिए. खाऊच्या पैशांची एक पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. तो उसने अब क्या सोचा, जो पापा मुझे आएंगे पैसे दे के जाते हैं उसमें से मैं एक भी रुपया नहीं खाऊंगा. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. ज्येष्ठ महीने में उसकी शाला स्कूल स्टार्ट हो गई. गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते. गणेश चतुर्थी पता है ना, महाराष्ट्र का सबसे फर्स्ट पर्व, मतलब सबसे महामहोत्सव यही गणेश चतुर्थी माना जाता है. तो उसको 3 महीने बाकी थे. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांत रुपयाभर जमला असता. अब ये जो 3 महीना है इसमें देखते हैं कि वो खाने के पैसे बचाकर जमा होता है या नहीं. गणेश चतुर्थी धाकट्या भावात कोट किंवा सदरा शिवून न्यायावाचा असे मी मनात निश्चय केले होते. न्यायावाचा यानी मैं गणेश चतुर्थी के दिन जब वैकेशंस होगा ना, गणेश चतुर्थी में भी 4-5 दिन का वैकेशंस होता है ना स्टूडेंट, तो जब ये वैकेशन होगा तो मैं अपने भाई के लिए निश्चय किया था उसने कि वो गणेश चतुर्थी में अपने भाई के लिए सरप्राइज़ ये कोट लेकर जाएगा. उसे 3 महीने में पैसे जमा करने थे. ध्येयावर डोळे होते. उसने अपना आँखों में ये निश्चय कर लिया था कि वो लेगा. रोज़ पैसे जो मोजत होतो. गणेश चतुर्थी मोजत होतो यानी रोज़ वो एवरीडे वो पैसे गिनता था. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली. गणेश चतुर्थी नज़दीक आ रहा था. मजसवड 1 रुपया 2 आने जमले होते. उसके पास 1 रुपया 2 आने जमा हो गए थे. गोरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात. गौरी जो होती है उस टाइम पे क्या होता है, नए कपड़े पहनते हैं, तो उस टाइम पे वो उसे गिफ्ट करना चाहता था. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाबा नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवील? माझ्या भावाला मी शिवून देईल. हर गणपति में बच्चों ऐसा महोत्सव होता है कि सबके माँ बाप सबको नया दिलाते, पर उनके घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी. तो उसने सोचा कि मेरे छोटे भाई को कौन देगा, तो उसके लिए मैं लेके जाऊंगा सिलाकर. मी शिंप्याकडे गेलो. शिंप्याकडे यानी टेलर के पास वो गया. माझ्या भावाचा वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. अब उसके पास नाप तो था नहीं अपने भाई का, तो उसके भाई की उम्र का एक लड़का वो साथ में लेकर गया उसके मेजरमेंट के लिए. त्याचा अंगाचा कोट शिवायचा मी सांगितले. उसने कहा इसके बॉडी का माप ले लो, इसके बॉडी के माप का एक मुझे कोट चाहिए. 2 वार कापडे घेतले, अर्धा वार अस्तर घेतले, कोट तयार झाला. उसने ऐसे ऐसे करके कपड़े लिए, आधा ये आधा मीटर वो, ऐसे करके अस्तर वगैरह लेके उसने कोट तयार करवाया. जवळच्या पेशांत सारा खर्च भागला. तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते. बच्चों होता है ना खुशी से, जब हमने कोई निश्चय किया होता हो और हम उसमें सक्सेस हो गए हो, तो हमें हमारे आँखों में एक खुशी की आंसू होते हैं. वो उसके आँखों में आ गए जब उसके हाथ में सिलकर वो कोट आया कि जब मैं अपने भाई को दूंगा तो वो कितना खुश हो जाएगा, वो एक फीलिंग. मी घरी जाण्यास निघालो. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले पावसाळ्याचा जाऊ नकोस. क्या था बच्चों, उस दिन बहुत बारिश होने लगी थी, पर इसने तो निश्चय किया था कि मैं अपने भाई के लिए लेके जाऊंगा. और जो उसके जो रह रहे थे पास में, उन्होंने उसे कहा पावसाळ्यात जाऊ नको, फिर भी उसने सुना नहीं. नदी नाल्यात पूर आले असतील, मतलब नदी नाले पूरे भर जाएंगे, हो सकता है कि बाढ़ टाइप भी आए. पिसीचा पहा सोडे घरचा पेहा यांचा उतार नसेल आमचे एक. मतलब वो उनको समझा रहे थे कि बच्चा देखो इतना बारिश हो रहा है, वो भी तो छोटा ही था ना, तो मत जाओ तुम रास्ते में, हो सकता है नाला भर गया हो, जाने आने में तुम्हारे पैर में कुछ फंस ना जाए, अंदर कचरा क्या दिखेगा, बोलते हैं घुटने घुटने तक बहुत पानी भर जाता है. तो मतलब लोग समझा रहे थे कि मत जाओ बेटा. बच्चों चलो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर ओपन योर पेज नंबर 3.
फिर मी कोणाचे ऐकले नाही, उसने किसी की नहीं सुनी. हृदयात प्रेमपूर्व आला होता, तो नदी नाल्यात थोडीच भीक घालणार. वो एकदम बोलते हैं ना, कुछ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. हृदय में, उसके दिल में प्रेम आ चुका था कि नहीं, मुझे लेकर ही जाना है. नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो. नया कोट लेकर वो निकला. पंख असते तर एकदाच उडून गेलो असतो. अगर मेरे पास पंख होता तो मैं एक ही बार उड़कर घर पहुंच जाता. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते. सुख स्वप्नात दंग होतो. चलने का कोई, वो एकदम सपने में गूंज हो गया था कि मैं कब लेकर के पहुंचूं और अपने भाई के हाथ में उसे दूं. बाकी उसे कुछ नहीं दिख रहा था, बारिश हो रही है, क्या होगा नहीं होगा उसे कुछ नहीं पता था. उसे बस वो लेकर घर जाना था. आईला किती आनंद होईल या कल्पनेनी मी होतो. बच्चों, जब हमारे माँ बाप है ना, यही चाहते हैं कि जो संस्कार वो हमें दे रही है, एक तरह से उनकी माँ का संस्कार था. वो ये भी सोच रहा था कि माँ क्या कहेगी, क्या सोचेगी. इस कल्पना मतलब उस इमेजिनेशन में वो जा रहा था कि माँ भी बहुत खुश होगी. एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेलो. एक नानेटी मतलब छोटा सांप बच्चों, उसके पैर के पास से उडी मारकर गया. नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे, एक छोटा सांप का प्रकार है वो. तिचा हिरवा रंग असतो. नानेटी उड्या मारत जाते. मला जरा भीती वाटली. जपून चालू लागलो. जब एक छोटा सांप, हरा सा छोटा सांप देखा होगा बच्चों आप लोगों ने भी, गांव में बारिश पानी में निकलते हैं, तो वो जब उसके पैर से लंघा ना, तो उसे थोड़ा डर तो लगा. फिर वो ध्यान से थोड़ा चलने लगा देख देख कर. पिश्याचा पह्यात दुथडी भरून वाहत होती. क्या था, थैलियों वगैरह रहती है ना, जैसे पानी भर विर के ऐसे बहता रहता है ना, पैरों में फंसता है, वो था. त्यांचा पाण्याला ओढ फार. काय करायचे, आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. क्या करेंगे, पानी था लेकिन माँ का नाम लिया और वो पानी में उतर गया. हातात काठी होती. पुढे काठी टाकायची व मग पाऊल टाकायचे. मतलब वो क्या करने लगा कि एक हाथ में काठी ले लिया. जब गड्ढा विड्ढा रहता है ना बच्चों, अब पानी भरा हुआ है, पानी में हम पैर रख रहे हैं, तो हम अपनी सावधानी के लिए क्या करेंगे, एक डंडा लेंगे. पहले वो डंडे को से आगे स्पर्श करेंगे कि कुछ गड्ढा तो नहीं. अगर कुछ गड्ढा होगा तो हमें पहले ही अनुभव हो जाएगा. तो इस तरीके से वो आगे बढ़ने लगा. एक काठी ले ली, उससे आगे आगे का रास्ता वो निकालने लगा. मी वाहून जाण्याची वेदात होतो. मतलब बह के मैं पहुंच जाऊं, ऐसा उसको, वो इस सपने में घूम रहा था. परंतु कसा बसा बाहेर आलो. इतर नद्यांना प्रेमाने भेटाव्यास जाणारा तो नाला तो मला कसा बुडविल. मी माझ्या भावास भेटवायचा जात होतो. ये जो नदी नाले हैं ये कैसे मुझे डुबाएंगे, क्योंकि मैं तो मेरे भाई के लिए जा रहा हूँ, ये मुझे नहीं डुबाएंगे. क्योंकि कोई अच्छा काम के लिए बच्चों हम निकलते हैं ना, तो हम अपने मन में एक अलग ही उत्साह होता है. त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, धावपक करीत होतो. त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो. मन में बस उसके उत्साह था, एक हौसला था कि बस मैं अपने भाई के पास, मुझे जाना है. रस्त्यातील खडी वर आली होती. सुफ्यांसारखे दगड पायांना खूपत होते, परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते. आधार होण्यापूर्वी घरी जाण्याची धडपड चालली होती, परंतु वाटेच अंधार पडला. उसे बस अपने घर पहुंचना था शाम तक, लेकिन बीच में ही अंधेरा हो गया. कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज़ गरज होते. बादल में करारी आवाज़ होती है ना जब ज़ोर से बारिश होती है, तो वीज़ा चमकत करत होत्या. अंधेरा हो गया, बीज चमकने लग गया, बादल कड़कड़ा रहा था, खडखड पाणी वाहत होता, पाणी बह रहा था. त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो. कहते हैं ना वो पंचमहाभूत, जल, वायु, धरती, आग, ये सब के बीच में जब ये पंचवायु जो होता है, पंच महाभूत जो हमारे हैं, इन ऐसा लग रहा था ये सारे उसके आगे बाजू नाच रहे थे, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था. शेवटी एकदाच मी घरी आलो. ओला चिंब होऊन गेलो होतो. अंत में वो अपने घर पहुंच गया और वो पूरी तरीके से भीग चुका था. ओला यानी पूरी तरीके से भीग चुका था. आई मी बाहेरून हाक मारली. मतलब उसने बाहर से, हम बोलते ना मम्मी मैं आया, तो उसने ऐसे आवाज़ दी. हवेत फार गारठा आलेला होतो.
वडील संध्या करत होते व आईनी संध्या करत होते, यानी उसके पापा क्या कर रहे थे, दिया बत्ती कर रहे थे, और व आईनी शेगडी निखारे शेकड्यांसाठी दिले होते। खाना बनाने के लिए वो चूल्हे में बनाते हैं ना, तो आग देते, वो कर रही थी उनकी मम्मी। अण्णा आला, आई अण्णा, धाकट्या भावानी दार उघडले, दोघे लहान भाऊ भेटले। उसका छोटा भाई खुशी से अन्ना आला करके उड़ी मारते ना, भाई आया खुशी से बच्चों, तो वैसे वो खुदी मार के एकदम दोनों भाई गले से लग गए। इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास, सारा भिजवलास ना, आई विचारू लागली। माँ देख के घबरा गई, इतने बारिश में तू क्यों आया, क्या ज़रूरत था बच्चे तुम्हें आने के लिए। पेरेंट्स हमें बोलते हैं ना, वो हमें चिंता करते हैं। तो सोडे घरचा पाहायला पाणी नव्हते का रे, वडिलांनी विचारले। क्या घर में तुझे था नहीं, रुक नहीं सकता था, मतलब वडील यानी पापा ने भी उनको बोला क्या ज़रूरत है इतना बारिश में तुम्हें आने का। हो परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले। फिर उसने कहा चलेगा कोई बात नहीं पापा मम्मी, मैं फिर भी आ गया कैसे भी। त्या दिवशी एक बाई पाहून गेली हो, त्यातून वडील म्हणाले, बरे ते कपडे काढ, कडक पाण्यात अंघोळ कर। आई म्हणाली, चल कपड़े निकालो बेटा, पानी में गरम करती हूँ, उसमें तुम नहा लो। मी अंघोळीत गेलो, धाकट्या भावानी माझे लहानचे गाठोडे सोडवले। लहान मुलांना सवयच असते, त्यांना वाटच असते कि काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल। छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी आएंगे डैडी आएंगे तो उनका झोला हम चेक करते। बच्चों हम भी छोटे तो देखो आप लोग करते होंगे आज कि क्या है, हमें पेशेंस नहीं होता, मम्मी जाएगी हाथ पैर धोने, उतने में हम फटाफट झोला खोलने लगते। तो उसका भाई नहाने गया, लेकिन छोटे बच्चे को होता है ना, उस फटाफट अपने भाई का बैग खोल के देखने लगा कि कुछ तो पहिया मेरे लिए लाए होंगे खुशी से, तो वो खोलने लगा। परंतु मी माझ्या भावड्यांस काय आणणारा, कोणता खाऊ आणणारा, कोणते खेळणे आणणारा, कोणते रंगीही चित्रेही पुस्तके देणार। मी गरीब होतो, परंतु माझा भावास त्या गाठोड्या काहीतरी सापडले। वो क्या कहने लगा कि मैं क्या खाने को लाऊंगा अपने भाई के लिए, क्या किताबें लाऊंगा, क्या लाऊंगा उसके लिए, क्योंकि मैं तो गरीब था। पर फिर भी मेरे भाई को, बच्चों को ये चीज़ नहीं समझती ना बेटा, बच्चों कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें बस ये कि नहीं कुछ तो होगा कुछ तो होगा, तो इसी तरीके से वो ये नहीं समझता था कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो भी समझदार नहीं था उतना। मेरा भाई कुछ नहीं ला सकता, वो भी पढ़ रहा है। फिर भी वो उसका बैग चेक करने लगा, तो उसको कुछ तो गठरी जैसा बांधा हुआ था, उसमें मिला, त्यात कोट सापडला। उसको क्या मिला, नवीन कोट तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती। ये बच्चों क्या था, वो एक बोलते ना हृदय, यानी एकदम दिल से आंखों में आंसू आ जाना। ये सिर्फ एक कोट नहीं था, ये एक उसने अपना दिल खोल के अपने भाई के लिए, कि मतलब उसने खाया नहीं, वो पैसे से वो 3 महीने से जमा करा था, उसके पापा जो उसे खाने के लिए पैसे देते थे वो खाता नहीं था। तो ये एक तरह से ये सिर्फ कोट नहीं था, ये उसके भाई का एक दिल था। ती आयसी फलद्रूप झालेली शिकवण होती। जो हमें अपने माँ बाप शिक्षा देते हैं ना बच्चों, वो एक फलद्रूप, फल होता है ना, फल जब हम पेड़ उगाते हैं तो उसमें से जब फल मिलता है, वो हमारी मेहनत होती है कि हमने उस पेड़ को इतना बड़ा किया। उसी तरीके से हमारे माँ बाप हमें छोटे से बड़ा करते हैं और एक शिक्षण देते हैं। आज वो अपनी माँ के शिक्षण पे खड़ा उतरा था, उसने वो संस्कार अपनी माँ के ले लिए थे अपने अंदर। अण्णा, हा लहानचा कोट कोणाचा, हा नवीन कोट कोणाला रे, धाकटा भाऊ कोट घेऊन मजवड येऊन विचारू लागला। अब वो पूछने लगा, भाई ये छोटा कोट किसका है, छोटा कोट किसका है, क्योंकि वो तो बड़े भाई के साइज का था नहीं। मग सांगेत घरात जा घेऊन, मी म्हटले। उसने क्या बोला, जा घर पे लेकर के। आई, हा बघ कोट, हा काही आणण्याचा अंगाचा नाही, हा मला आणल्या होय आई, धाकटा भाऊ आईला विचारून लागला। उसका मम्मी को वो पूछने लगा, मम्मी मम्मी देखो ये तो पापा भाई के बॉडी का नहीं है, ये तो मेरे साइज का है, लगता है भैया ने मेरे लिए लाया है मम्मी, खुशी से वो बोलने लगा अपनी माँ को। आईनी कोरडे धोतर दिले, मी चुली जवळ शेकत बसलो। मम्मी ने उसको पोछने के लिए देते ना, बदन में तौलिया दिया, वो चूल्हा के पास सेकने लगते हैं ना, हम सेकने लगा, ठंडी भीग कर आया था। आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट, माँ उससे पूछी, श्याम ये किसका कोट है। मोरू जो
मोरू जोशियांकडे का रे द्यावायचा आहे? कोई उनके पड़ोसी होंगे जिनका नाम होगा जोशियांकडे द्यायचा आहे काय तुला हे? उसको लगा किसी और का लाया रहेगा, सिल्वा करके बोला रहेगा तो. कापड्यातल्या मुक्यानी पाठविला असेल, वडील म्हणाले. हो सकता है किसी के साथ भिजवाया होगा तो ये लेके आया होगा. नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणलं आहे, मी म्हणाले. पुरुषोत्तम उसके छोटे भाई का नाम था. उसने कहा नहीं, ये मैं पुरुषोत्तम के लिए सिलकर लाया हूँ, ये उसने कहा. पैसे रे कुठले? कोणाचे कर्ज काढलेलेच का फीसे दवडलेच? वडिलांनी विचारले. हमारे पापा मम्मी रहते ना, पहले क्वेश्चन करते, किससे पैसे लिए, किससे कर्जा लिया, फीस तूने नहीं भरा क्या? हाँ, तो ऐसे पापा उसके तुरंत डर गए, ऐसे पूछने लगे उससे. कोणाचा पैशांना हार कोणाचा पैशांना हात तर नाही ना लावलास? आईनी कातरत स्वरात विचारले. कातर स्वर में मतलब माँ थोड़ी डर गई कि तूने किसी का पैसा तो नहीं चुराया ना, ऐसे हिचकिचाते हुए. डायरेक्ट नहीं, माँ बाप भी तुरंत चोर थोड़ी बोलेंगे बच्चों को. तो थोड़ा डरते हुए माँ ने पूछा की तूने किसी के पैसे तो नहीं लिए? आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाही, फीसही खर्चली नाही, मी म्हटले. उसने एक्सप्लेन किया अपने मम्मी डैडी को कि मैंने कर्ज भी नहीं निकाला है, चोरी भी नहीं की है और फीस भी नहीं खर्च किया है, ऐसा कहा उसने. तो बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 4. मग उधार का शिकवून आणलास श्याम? वडिलांनी विचारले. तो क्या तूने उधारी लेकर के आया है? भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमविले. गेल्या 2-3 महिन्याचे सार जमविले, त्यातून हा कोट शिवून आणला, आई म्हणाली. ऐसा उसने क्या कहा पापा को कि पापा आप चिंता मत करो, मैंने उधारी भी नहीं ली है, चोरी भी नहीं किया है, फीस भी नहीं खर्च की है. आप जो मुझे आने 2 आने देते थे खाने के लिए, मैंने वही 2-3 महीनों में जमा करके उससे ये सिलवा कर लाया हूँ. आई म्हणत असे. तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट. मी मनात ठरविले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणवायचा. पुरुषोत्तम बघ, तुला होतो का, मी म्हटले. उसने ये कहा कि मम्मी ने मेरे सामने ये कहा था उसे कि जब मैं बड़ा होऊंगा, कमाऊंगा, तो मैं उसके लिए ये कोट लाऊंगा, ऐसा उसने कहा. और कहा कि अपने छोटे भाई को कि तुम देखो ये डालकर तुम्हें होता है क्या? अण्णा, हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा. आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही, आई बघ. वो उसने पहन लिया और वो क्या बोलने लगा कि मम्मी देखो, अभी मैं इसके अंदर तो जेब भी है, अब मैं पेंसिल उसमें रखूँगा, अब मेरा पेंसिल भी नहीं घूमेगा. वो खुशी से खुश हो गया बहुत. पुरुषोत्तम आईला दाखवून लागला. वो खुशी से अपनी माँ को आई बघ न बघ, हम बोलते ना मम्मी देख, मम्मी देख, मम्मी देख, ऐसा वो खुश होकर बोलने लगा. मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवर आला. गहीवर आना मतलब मैंने समझाया था ना बच्चों, मन, आंखें भर आना, मन भर आना. माँ ने श्याम का ये किस्सा सुनकर उसके माँ की आंखों में आंसू आ गए. श्याम, तू वयानी मोठा नाहीस, पैसानी मोठाच नाही, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनानी मोठा आजच झालास हो. हेच प्रेम बाळांनो, पुढेही ठेवा. हमारे माँ बाप हमेशा बच्चों क्या चाहते हैं कि हमारे जो बच्चों आपस में कभी लड़ो नहीं, हमारे बच्चे आपस में कभी लड़े नहीं, मिलकर रहे और ऐसे ही आगे भी फ्यूचर में एक दूसरे की हेल्प करें. तो मम्मी उसकी यही कहती है कि बेटा तू पैसे से नहीं, शिकून मोठा नहीं, पैसे से भी नहीं, सीख कर भी मोठा नहीं, परंतु मन से आज तू मोठा बड़ा हो गया है बच्चा. तुम लोग ऐसे ही मिलकर आगे भी रहना, या प्रेमावर कोणाचीही दृष्टी नको पडायला. माँ कहती है ना, तुम दोनों के इस प्रेम को किसी की नज़र ना लगे. वडिलांनीही माझा पाठीवरून हात फिरवला. ते बोलले नाहीच, त्यात हात फिरविण्यात सारे बोलणे होते, त्या स्मृती होत्या. और उनके डैडी ने क्या किया, उसे कुछ कहा नहीं, उसकी प्रशंसा नहीं की, बस प्यार से उसके कंधे पर सहला दिया. तो इसी से वो समझ गया कि कहते हैं ना बच्चों की हर टाइम हमारे माँ बाप हमें शब्दों में कहेंगे ये ज़रूरी नहीं होता.
कभी कभी बिन कही चीज़ें फीलिंग्स भी हम समझ जाते हैं। तो उसके पापा ने इतने प्यार से उसके कंधे पे, बड़े श्याम के कंधे पे हाथ रखा कि उसे सारी स्मृति उसे समझ में आ गई कि पापा उसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मेरी तो आंखें भर आई ये स्टोरी पढ़ के। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। तो इसी तरीके से आप लोग भी अब इस कहानी से हमें क्या सीखने शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हम भाई बहन हमेशा अपने छोटे भाई बहन के साथ मिलकर रहना चाहिए और हमें बड़े होने की जिम्मेदारी हमेशा निभानी चाहिए और अपने माँ बाप को दी हुई शिक्षा हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इससे हमारे माँ बाप भी खुश होंगे। हमें ऐसा ही कुछ काम अपने घर में करना चाहिए जिससे हमारे माँ बाप हमें शाबाशी दें। तो बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो गया है और ये शब्दार्थ जो मैंने टिक किए हैं ये आप लोग को क्लास वर्क में लिखना है। लेसन नंबर 2 डालना है, श्यामा से बंधु प्रेम, राइटर का नाम लिखना है और ये शब्दार्थ लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। एक बार मैं क्वेश्चन से भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर PDF उसका दे दूँगी, आप लोग क्लास वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 लिखना है, लिहायचा आहे, खालील दिलेल्या वाक्यांतील रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरून वाक्य लिहा। सिर्फ ब्लैक टिक जो है वही आप लोगों को लिखना है। फर्स्ट क्या है, तप्त जमिनीला डॅश शांत होऊन लागले, काय आन्सर आहे मेघ। सेकंड, थंडीच्या दिवसात डॅश चोघडी करून गाड्याशी बांधून शाळेत जावायचे, पंचमहाभूतांचा। क्या आएगा आंसर, धोतर। क्या है, वो लोग धोतर लपेट के जाते थे ना, उसके टाइम पे तो था नहीं कोट मफलर वगैरह। थर्ड, एक डॅश माझा पायाजवळून उडी मारून गेला, काय गेला होता, नांटी, छोटा साप का प्रकार। पिसच्या प्याहा डॅश भरून वाहत होत्या, थुटीत, काय आन्सर, थुटीत। डॅश दगड पायांचा खूपच होते परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते, आंसर सुयांसारखे। सुई जैसे जो पत्थर होते हैं ना जो पैर पे लगते हैं वो भी थे वहाँ पे, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, असे कोण कोणास म्हणाले ते लिहा। किसने किससे कहा हिंदी में होता है ना बच्चों, वही कोण कोणास म्हणाले। ये सेंटेंस किसने किससे कहा है वो आपको आंसर में लिखना है। फर्स्ट नंबर डालना है, इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलाच, सारा भिजलास ना। ये किसने किससे कहा था, श्यामाची आई श्यामाला म्हणाली। सेकंड, सोंडे घरच्या पाहायला पाणी नव्हते का रे, ये किसने कहा था, जब वो भीग कर आया तो श्यामाचे वडील श्यामाला। थर्ड, हो परंतु मी आलो कसो तरी, श्यामनी वडिलाला म्हणाला। फोर्थ, हा नवीन कोट कोणाला रे, श्यामाचा धाकटा भाऊ श्यामाला म्हणाला, उसका छोटा भाई उसे पूछा, बड़े भाई को। ना फिफ्थ क्वेश्चन, कोणाचा पेशांत हात तर नाही ना लावलास, ये किसने कहा था, श्यामाची आई श्यामाला म्हणाली। ये वाक्य श्याम की मम्मी ने उनसे कहा था। प्रश्न क्रमांक तीसरा डालकर खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला, नवीन पाऊस सुरू होण्याचा मातीवर काय परिणाम होतो। नवीन पाऊस जेव्हा शुरू होतो तेव्हा मातीचा रम्य सुंदर वास सुटत असतो। 1 से 2 वाक्य में उत्तर लिखना है बच्चों। जब नई पाऊस फर्स्ट पाऊस बारिश जब होती है तो क्या होता है, मिट्टी में जब पानी वो मिलता है बारिश का तो खुशबू, एक अलग ही सुंदर सी खुशबू निकलती है। सेकंड है, श्यामने कोणता निश्चय केला होता। श्याम ने क्या निश्चय किया था, क्या उसने डिसाइड किया था, गणेश चतुर्थीत गावाला जातात धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावायचा असा निश्चय श्यामने केले होते। गणेश चतुर्थी में वो अपने भाई के लिए कोट लेकर जाएगा, ये उसने निश्चय किया था। थर्ड, लहान भावाला आईने कसे समजावले, छोटे भाई को कैसे समझाया माने। एके दिवशी श्यामाचा लहान भाव नवीन सध्यासाठी हट धरून बसला होता, त्यावेळीच त्यांनी समजून घालताना आईनी म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगार होतील, मग तुला 6 महिन्यात नवीन सदरा शिवतील, असा नको हट धरू। इसकी माँ ने उसे समझाया था ना कि तेरा भाई बड़ा होगा, कमाने लगेगा तो तुझे लाकर देगा, ऐसा जिद मत कर ना। फोर्थ क्वेश्चन, श्यामचे वडील वरचेवर दापोलीला कशासाठी जात
दापोली को उसके पापा क्यों जाते थे? कोर्ट कचेरी के काम के लिए. तर श्यामाचे वडील वरचेवर दापोलीला कोर्ट कचेरीच्या कामासाठी जात असते. 5th क्वेश्चन, श्यामला चालण्याचे श्रम का वाटत नव्हते? श्याम जो था वो चल रहा था इतने तूफान में, बारिश में, फिर भी उसे श्रम यानी मेहनत नहीं लग रही थी. ऐसा क्यों हो रहा था? आपल्या लहान भावासाठी शिवलेल्या नवीन कोट कधी एकदा भावाला देतो असे श्यामला झाले होते. श्यामाच्या हृदयात प्रेमपूर आला होता. सुख स्वप्नात तो दंग होतो, त्यामुळे त्याला चालण्याचे श्रम वाटत नव्हते. उसके मन में क्या आ गया था कि ये कोट मुझे मेरे भाई के हाथ में देना है, और मुझे एकदम हृदय में उसके ये चीज़ आ चुकी थी, प्रेम उसके मन में आ चुका था. ये स्वप्न देखने में वो दंग था, इसलिए उसे रास्ते में जाने में श्रम मेहनत नहीं लगी, फील नहीं हुआ उसे ये चीज़. क्वेश्चन नंबर 4 डालना है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4 में खालील आकृति पूर्ण करा. ये 2 ब्लैक में जो टिक किया है वही लिखना है आप लोग को. ये क्वेश्चन है आप